हे एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जिसे समझने के लिए या फिर हम यूँ कह सकते हैं जिसके इलस्ट्रेशन के रूप में हम पढ़ते हैं एलियासन वर्सेस हेंशॉ का केस लॉ। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम इस केस लॉ के फैक्ट और हेल्ड को देखेंगे और साथ ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन के इंडियन लॉ को भी समझेंगे, जिसके बारे में बात करता है सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन बात करता है कि प्रपोजी यानी कि वो पर्सन जिसे प्रपोजल मिला है उसे किसी प्रपोजल को कौन से मोड में या फिर कौन से वे में एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि किसी भी तरह के कम्युनिकेशन जो करने का जो माध्यम है वो कई तरह का होता है। हम किसी से खुद मिलकर बात कर सकते हैं, किसी को लेटर लिख सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट करने के बहुत सारे मोड्स होते हैं। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इस बात से डील करता है कि प्रपोजी को अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन अपने एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए कैसे चुनना है और किसे चुनना है। और इसी के बारे में बात करते हुए ये बोलता है कि जो हमारा एक्सेप्टेंस है उसका जो मोड है वो वही होना चाहिए जो प्रपोजल में प्रिस्क्राइब किया गया है। यानी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन वही होना चाहिए जिस मोड को चूज़ करने के लिए हमें प्रपोजल में ही बोला गया। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी को अपनी कार बेचना चाहते हैं और अगर हम उससे कहते हैं कि हम आपको अपनी कार 4 लाख में बेचना चाहते हैं, आप हमें अपना डिसीजन कॉल करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने मोड ऑफ कम्युनिकेशन को प्रिस्क्राइब किया कि आप हमें कॉल करके बता दीजिएगा। पर यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या अगर किसी प्रपोजल में कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन ही न किया गया हो तो आज की इस वीडियो में हम इसके सभी एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे। और ये जो एलियासन वर्सेस हेंशॉ का केस लॉ है वो हम इसी चीज़ को समझने के लिए कि जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो जो प्रपोजल में है उसी के बेसिस पे होना चाहिए, इसे ही समझने के लिए हम इस केस लॉ को समझते हैं। तो चलिए अब हम इस केस लॉ के फैक्ट और हेल्ड को देख लेते हैं। इसके बाद हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी ज़रूर समझेंगे। इस केस लॉ में जो एलियासन है वो एक डिफेंडेंट होते हैं और वो बायर होते हैं, जो 10 फरवरी 1813 को प्लेंटिफ हेंशॉ जो कि सेलर हैं, उनका एक मील होता है जहाँ से वो फ्लोर सेल करते हैं, उन्हें एक लेटर लिखते हैं। और इस लेटर में डिफेंडेंट एलियासन हेंशॉ को लिखते हैं कि वो उनके मील से $9.50 पर बैरल के हिसाब से फ्लोर ख़रीदना चाहते हैं, जिसकी डिलीवरी वो जॉर्ज टाउन नाम के एक सिटी में चाहते हैं। उनका मील होता है और वो अपने फ्लोर की डिलीवरी करते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे आपसे फ्लोर चाहिए $9.50 में और इसकी डिलीवरी आप मुझे जॉर्ज टाउन में कर दीजिएगा। और ये जो अपना ऑफ़र है वो अपने इस ऑफ़र को किसी रेगुलर मेल यानी कि जैसे हम लोग यूजुअली पोस्ट से भेजते हैं उससे नहीं भेजा, बल्कि एक वैगन के ज़रिए भेजा। वैगन का मतलब ऐसा कोई भी गाड़ी जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता हो। तो जैसे उनका मील था तो वो उनके मील से जो फ्लोर था उससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता था, तो इसलिए वो इसी वैगन के ज़रिए भेजे। क्योंकि ये जो वैगन था वो जो सेलर थे हेंशॉ उन्हीं की सर्विस में लगा हुआ था और अक्सर वो वैगन उनके मील से लेकर हार्पर्स फेरी नाम की एक सिटी है वहाँ पे फ्लोर डिलीवर करता था। तो इसीलिए इस लेटर में मोड ऑफ कम्युनिकेशन को भी प्रिस्क्राइब करते हुए एलियासन ने ये बोला कि आप जो अपना डिसीजन है मुझे फ्लोर बेचने का वो इसी वैगन के साथ हार्पर्स फेरी में भेज दीजिएगा। हार्पर्स फेरी जहाँ पे वैगन आती रहती है अक्सर, वहीं भेज दीजिएगा। यहाँ पे हम ये याद रखिएगा कि उसने फ्लोर की डिलीवरी जॉर्ज टाउन में मंगवाई थी, लेकिन उसने अपना एक्सेप्टेंस बोला था कि हार्पर्स फेरी में भेज देना। तो ये जो इनका प्रपोजल का लेटर था वो प्लेंटिफ हेंशॉ को 14 फरवरी 1813 को मिल जाता है। और ये जो अपना रिप्लाई है इस प्रपोजल का जिससे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, उसका रिप्लाई उन्होंने 19 फरवरी 1813 को भेज दिया। लेकिन अपना रिप्लाई उन्होंने जॉर्ज हार्पर्स फेरी में
उस वैगन के साथ भेजने की जगह एक रेगुलर मेल के ज़रिए जॉर्ज टाउन भेज दिया। और इसका कारण ये था कि वो जो वैगन का ड्राइवर था उसने कहा कि वो भी हार्पर्स फेरी नहीं जा रहा है, उसे कहीं और काम है। तो इसलिए उसे लगा कि ये वैगन तो अभी हार्पर्स फेरी जा ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि इनका प्रपोजल पहुंचने में लेट लगे इस वैगन से और ये जो उनका ऑफ़र है इनके हाथ से न चला जाए। तो इन्होंने जल्दी भेजने के लिए क्या किया, अपना जो लेटर है वो उस वैगन की जगह पर एक रेगुलर मेल के ज़रिए भेज दिया और इससे उन्होंने हार्पर्स फेरी की जगह जॉर्ज टाउन भेज दिया, शायद ये सोचकर कि जहाँ पे फ्लोर भेजना है वहीं पे डायरेक्ट मैं बता दूँ कि मैं आपको फ्लोर भेजूँगा। अब ये जो लेटर है उनके इस लेटर से पहले जो डिफेंडेंट एलियासन जिसने ऑफ़र दिया था उनके पास वो वैगन पहुंच जाता है। अब उस वैगन के साथ तो हेंशॉ का कोई भी रिप्लाई रहता नहीं है, तो एलियासन को ऐसा लगता है कि उनका ऑफ़र हेंशॉ ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक दूसरी जगह से फ्लोर ख़रीद लिया। लेकिन एक दूसरी जगह से फ्लोर ख़रीदने के कुछ समय बाद जो एलियासन है उन्हें उनके जो लेटर रहते हैं जो उन्होंने भेजा होता है वो मिल जाता है। और उस लेटर को मिल जाने के बाद 25 फरवरी 1813 को एलियासन हेंशॉ को एक और लेटर लिखते हैं ये बताने के लिए कि उन्हें उनका लेटर मिल गया है, लेकिन उनका लेटर उन्हें बहुत लेट मिला था क्योंकि वो वैगन के साथ नहीं बल्कि बाद में आया और इसीलिए उन्होंने कहीं और से फ्लोर ख़रीद लिया। ये चिट्ठी हेंशॉ को मिलने के बाद भी हेंशॉ ने एलियासन को जॉर्ज टाउन में फ्लोर भेज दिया, जिससे जाहिर सी बात है एलियासन ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उसने तो कहीं और से फ्लोर ख़रीद लिया था। और इस बात से नाराज़ होकर हेंशॉ ने लोअर कोर्ट में एलियासन के ऊपर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर दिया। तो अब हम ये देख लेते हैं कि लोअर कोर्ट में इस केस का क्या जजमेंट आता है। लोअर कोर्ट में इस केस का जो जजमेंट है वो प्लेंटिफ एलियासन के फेवर में होता है। कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पे एलियासन ने उस चिट्ठी को भेजकर उस लेटर को भेजकर हेंशॉ ने उस लेटर को भेजकर एलियासन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है और एलियासन ने इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को उस फ्लोर को एक्सेप्ट ना करके नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए उसे अब हेंशॉ को कंपनसेट करना होगा। लेकिन इस डिसीजन से नाखुश होकर जो एलियासन होते हैं वो हायर कोर्ट में अपील कर देते हैं। अब यहाँ पे शायद आपको ये लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे एलियासन डिफेंडेंट है और हेंशॉ प्लेंटिफ है तो इस केस लॉ का नाम हेंशॉ वर्सेस एलियासन क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि लोअर कोर्ट के जजमेंट से नाराज़ होकर एलियासन ने हायर कोर्ट में अपील की, तो इस तरह से ये किस केस का नाम अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट हो गया है, इसलिए इस केस लॉ का नाम है एलियासन वर्सेस हेंशॉ। अब जब एलियासन ने हायर कोर्ट में इस केस के लिए अपील की तो हायर कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि यहाँ पे क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एक्सेप्टेंस राइट मैनर यानी कि सही तरीके से किया गया है। तो चलिए अब हम हायर कोर्ट के जजमेंट को समझ लेते हैं। हायर कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो डिफेंडेंट एलियासन के फेवर में होता है। कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस सही मैनर में नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर एलियासन को हेंशॉ को कंपनसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने इस डिसीजन के पीछे का रीज़न बताते हुए हायर कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्सेप्टेंस था उसे वैगन के साथ पहुंचना था, लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस है वो वैगन के पहुंचने के बाद पहुंचा, यानी कि ये एक्सेप्टेंस टाइम पर नहीं पहुंचा। अब टाइम पर नहीं पहुंचने के कारण एलियासन के लिए ये बहुत ही लाजमी था कि वो ये सोचे कि उसका जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और अगर इसलिए ये सोच के उसने कहीं और से फ्लोर ख़रीद लिया तो उसने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद इसका अपने जजमेंट का रीज़न देते हुए कोर्ट ने कहा कि एलियासन ने कहा था कि उसका जो डिसीजन है, उसका जो एक्सेप्टेंस है वो हार्पर्स फेरी में भेजा जाना चाहिए, जबकि हेंशॉ ने अपना जो एक्सेप्टेंस है वो हार्पर्स फेरी की जगह जॉर्ज टाउन में भेजा था। इसीलिए यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस का प्लेस था वो भी सही नहीं था। इसके बाद ये कहा गया कि ये जो एक्सेप्टेंस था
वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में भी नहीं था, यानी कि प्रपोज़ल के साथ जिस मैनर को प्रिस्क्राइब किया गया था वो उसमें भी नहीं था। इसीलिए यहाँ पर कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अगर उस वैगन से पहले हेंशॉ का रिप्लाई ही एलियासन तक पहुँच गया होता तब क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता? क्योंकि यहाँ पे तो लेट हो गया, तो उसने ऐसा सोचा कि हाँ उसका नहीं हुआ एक्सेप्ट ऑफ़र। लेकिन अगर उसका लेटर पहले पहुँच गया होता तो क्या होता? तो इसका आंसर दिया था विनफील्ड ने अपनी एक बुक में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो वैगन अगर हेंशॉ का लेटर एलियासन तक वैगन से पहले पहुंच जाता तो फिर वहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता, अनटिल अनलेस अगर एलियासन अपना जो उसने मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब किया था उसकी इम्पॉर्टेंस अगर वो कोर्ट के सामने प्रूफ कर देता है। यानी कि अगर एलियासन ने कोर्ट के सामने प्रूफ कर दिया कि नहीं उसे उसकी ये जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसे क्यों उसी मैनर में चाहिए था, वो क्या इफ़ेक्ट डालेगा उसके प्रपोजल पे, इसकी इम्पॉर्टेंस को प्रूफ कर देता है, तब वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वरना यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता। और इसके साथ ही इसके बाद इस केस में एक और चीज़ आई कि ये जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन चुनने का तरीका है वो इक्वली एक्सपीडिशियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए कि हम मान लीजिए कि हमें किसी प्रपोजल में किसी दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है और हम किसी दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन को चुनते हैं, तो यहाँ पे जो हम दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन को चुनते हैं वो उतनी ही तीव्रता से यानी उतनी ही तेज़ गति से हमारे एक्सेप्टेंस को पहुँचाए जितनी तेज़ गति से जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर था वो पहुँचाता। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो प्रपोज़र है वो जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन देगा वो यही सोच के देगा कि अगर इसका यूज़ होता है तो उस तक उसका एक्सेप्टेंस जल्दी से जल्दी पहुँचेगा। और अगर हम किसी दूसरे वे को यूज़ करते हैं तो ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा वो मोड भी उतनी ही जल्दी या फिर उससे भी ज़्यादा जल्दी हमारे एक्सेप्टेंस को पहुंचाए। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ऑफरर होता है, उसने एक ऑफ़र दिया जिसका एक्सेप्टेंस वो ईमेल के ज़रिए चाहता था, लेकिन जिस पर्सन को उसने ऑफ़र दिया उसने अपना एक्सेप्टेंस ईमेल की जगह व्हाट्सएप पे दे दिया क्योंकि उसके पास उसका नंबर था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हाट्सएप और ईमेल दोनों इक्वली एक्सपीडिशियस वे है, यानी कि ईमेल से जितनी जल्दी कोई कम्युनिकेशन होगा उतनी ही जल्दी व्हाट्सएप से भी होगा। इसीलिए अगर ईमेल से कहा गया है कि कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट करिए और किसी ने व्हाट्सएप से कर लिया तो भी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये होगा एक वैलिड एक्सेप्टेंस। लेकिन ये जो हमारा इंडियन लॉ है वो इससे अलग है। वैसे ये जो हमने ये सब कुछ बताया है अभी ये अमेरिकन लॉ है और सेम पोजीशन भी इंग्लिश लॉ में भी है, लेकिन इंडियन लॉ इससे अलग है, जिसके बारे में बात करता है सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो बताता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ये जो सेक्शन है इसमें 2 क्लॉज हैं, जिसमें बताते हुए ये सेक्शन कहता है कि किसी भी प्रपोज़ल को प्रॉमिस में बदलने के लिए, देखिए इस सेक्शन में लिखा है कि किसी भी प्रपोज़ल को प्रॉमिस में बदलने के लिए क्या करना है। यानी कि अगर कोई एक्सेप्टेंस सेक्शन 7 के कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा बल्कि वो बनेगा प्रॉमिस बनने के लिए उसे भी सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के सारे कंडीशंस को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। तो ये बताता है कि किसी प्रपोज़ल को प्रॉमिस में बदलने के लिए पहले क्लॉज में बोलता है कि वो जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब हमें बिल्कुल ठीक तरीके से किसी भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको ऑफ़र दिया कोई कार ख़रीदने का और आपने बोला कि हाँ ठीक है ले लेंगे, दे रहे हो तो ले ही लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल कंफर्म बताना है कि हाँ हम लेंगे। और इसके अलावा वो एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड का मतलब उस एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए जो कि हमारे प्रपोज़ल के कंडीशन को अल्टर कर दे, बदल दे। अगर आपने कोई भी ऐसा कंडीशन रखा तो आपने हमारे प्रपोज़ल को रिजेक्ट करके एक काउंटर प्रपोज़ल दे दिया। और इसके बाद इसमें मेन बात आती है इसके क्लॉज 2 में, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करता है।
ये जो क्लॉज 2 है वो बोलता है कि एक्सेप्टेंस जो है किसी यूजुअल और रीज़नेबल मैनर में होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी प्रपोज़ल में अगर कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब ही नहीं किया गया है तो फिर वहाँ पर एक यूजुअल और रीज़नेबल मैनर ऑफ मोड चुनना चाहिए। जैसे कि हमने बस आपसे पूछ लिया, कोई प्रपोज़ल दे दिया, तो आप हमें कॉल करके या फिर खुद मिलकर ऐसे ही किसी यूजुअल या रीज़नेबल मैनर को चुन के हमें रीज़नेबल टाइम में बता दीजिए। लेकिन ऐसा तभी करना है जब उस प्रपोज़ल में कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमने प्रिस्क्राइब नहीं किया हो, हमने आपको बोला ना हो कि आप मुझे इस पर्टिकुलर वे में अपना एक्सेप्टेंस दीजिएगा। और इसके बाद ये जो क्लॉज 2 है फिर ये कहता है, लेकिन अगर किसी प्रपोज़ल में मोड ऑफ कम्युनिकेशन को मेंशन किया गया है और अगर जिस पर्सन को प्रपोज़ल मिला है यानी कि प्रपोजी वो उस मोड में प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि किसी दूसरे मोड में उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर जिस पर्सन ने प्रपोज़ल दिया यानी कि प्रपोज़र को वो एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाने के बाद, यानी कि जब प्रपोज़र को वो एक्सेप्टेंस मिल जाए उसके बाद एक रीज़नेबल टाइम के अंदर वो प्रपोजी से ये इंसिस्ट कर सकता है कि प्लीज़ आप मुझे उसी मैनर में इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करके दीजिए जिसमें आपने कहा है, वरना ये एक्सेप्टेंस इनवैलिड होगा। और अगर प्रपोज़र ने एक रीज़नेबल टाइम के अंदर ऐसा नहीं किया तो फिर यहाँ पर उसके बाद वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे रीज़नेबल टाइम का मतलब है कि हमने मान लीजिए आपको ऑफ़र देते हुए कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब किया और आपने उसके इतर किसी दूसरे तरीके से उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और उसके ज़रिए मान लीजिए आपने हमें पैसे दे दिए और उसके बाद हमने आपको वो सामान या भी वही कार देने से मना कर दिया, ये कह के कि आपने दूसरा मोड चुना। तो यहाँ पे मेरे पास रीज़नेबल टाइम था कि जब हमें आपका मिला एक्सेप्टेंस तो फिर उसके बाद आपके पैसे देने से पहले ही हम आपको बता दें कि नहीं आप हमें इसमें दीजिए। हमने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस फॉर्म हो चुका है। तो इस तरह से ये जो हमारा इंडियन लॉ है मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, वो इस एंग्लो अमेरिकन लॉ से डिफरेंट है। और ये डिफरेंट ऐसा है कि एंग्लो अमेरिकन लॉ ये कहता है कि अगर कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है लेकिन उसके अलावा हम किसी दूसरे मोड का यूज़ कर देते हैं जो कि इक्वली एक्सपीडिशियस है, यानी कि उतनी ही तेज़ी से हमारे मैसेज को पहुंचा रहा है और जो यूजुअल और रीज़नेबल भी है, तो फिर यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा अनटिल अनलेस जिसने मोड ऑफ कम्युनिकेशन को प्रिस्क्राइब किया है वो अपने उस मोड के इम्पोर्टेंस को प्रूव कर दे। और ऐसी ही सिचुएशन इंग्लिश लॉ में है, ये तो हमने बताया ही। और वहीं इंडियन लॉ ये कहता है कि नहीं, कि अगर आपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब किया और दूसरे ने किसी दूसरी तरह से अपना एक्सेप्टेंस दिया तो मिलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि नहीं आप उसी में करिए। अगर हमने ऐसा नहीं कहा तब होगा, जबकि इंडियन लॉ में है कि आपको कुछ कहना वहना नहीं है। अगर वो ठीक से एक्सेप्ट हुआ है तो फिर वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो चुका है। सो आई होप कि आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। Thank you for watching.